बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज क्या है? आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम क्या देखते हैं? हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और उससे सीखते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे व्हाई डू वी नीड मशीन। हमें मशीन की जरूरत क्यों है। इसमें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करने वाले अलग अलग मशीन के बारे में जानेंगे और वह किस तरीके से काम करता है, उसके पीछे क्या विज्ञान लगा है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं मशीन की दुनिया में। आप सभी तैयार हैं? चलिए चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे व्हील और एक्सल के बारे में, यानी पहिया और धुरा। उसके बाद हम पुल्ली सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी चरखी प्रणाली कैसे काम करती है। आप सभी ने कुएं में पुल्ली कहीं ना कहीं लगे हुए देखे ही होंगे, तो वह काम कैसे करती है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आपको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ का हम लोगों ने एक नाम रखा है व्हाई वी नीड मशीन्स। हमें मशीनों की क्या ज़रूरत है। अगर आप गूगल करें, लिखें उस पर सिंपल मशीन्स, तो कुछ वेबसाइट्स आपको बताएंगी कि 6 तरह की सिंपल मशीन्स होती हैं, कुछ 7, कुछ 10 बताएंगी। ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी मशीनों, सिंपल मशीन्स की चर्चा हम करेंगे और इस चर्चा के लिए हम लोगों ने चुना है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की यह मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस, जो बिहार के ग्रामीण इलाकों में जाकर विज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। तो आइए हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक सिंपल मशीन जिसे हम कहते हैं पहिया और धुरा, व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल क्या है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और इस बताने का जरिया जो होगा वो इन प्रदर्शनों के माध्यम से कुछ करके दिखाने की हम कोशिश आपको करेंगे, जो आपको बड़ा रोचक लगेगा। शायद ऐसी जानकारी आपको न मिली हो, जो ऐसी कुछ जानकारियां हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहिया जानते हैं आप, पहिया का जब से खोज किया गया तब से मानव सभ्यता के विकास में एक नई गति आ गई, उसकी दिशा ही बदल गई। तो और इस पहिए और धुरी को लेकर कई तरह के प्रयोग किए गए, इस्तेमाल इसकी विभिन्न सदियों में किया गया। तो क्या है ये पहिया और धुरी? पहिया और धुरी में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक बड़ा डिस्क जिसे हम पहिया कहते हैं और इसके साथ एक लंबी धुरा जो अपने केंद्र से आपस में जुड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये एक दूसरे से जुड़े होने के कारण जब ये घूमते हैं तो किसी भी बल को मैग्नीफाई कर देते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर इस पहिए को घुमा रहा हूँ तो देखिए धुरा धीरे धीरे इस वजन को उठाते जा रहा है। अगर मैं इसको सीधे इस वजन को अगर उठाता तो मुझे ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती, लेकिन इस पहिए और धुरे, व्हील एंड एक्सल की मदद से मैं इन्हें बड़े आसानी से उठा और झुका सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह का इसका एक दूसरा प्रारूप भी है। जैसे कि यहाँ पर धुरा ये वजन उठा रहा है, इसका एक दूसरा प्रारूप आप अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना देखते हैं, हमारी सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में बल दिया जाता है धुरे पर और पहिया जो उसकी विंग्स है, डायना, उससे हमें हवा मिलती है। तो इसके पहिया और धुरा के 2 प्रारूप हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ा रोचक इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन
हमें यह जानकारी नहीं होती है कि यह एक सिंपल मशीन है। पेचकस को हमने दिखाया है यहाँ पे। पेचकस भी एक सिंपल मशीन है। कैसे है ये सिंपल मशीन? इसमें ये पहिया है और ये धुरा है। कैसे होता है? अगर आप इस नट को अपने हाथों से घुमाने की कोशिश करें, आप घर में कोशिश करके देखिए, बड़ा मुश्किल होता है इसको अंदर करना या इसको खोलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक पेचकस की मदद से आप इसे बड़े आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो यह एक पेचकस जो है वो एक सिंपल मशीन है। ठीक है। इसी तरह का एक और उपयोग जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो है पाना। जैसे ये देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में स्पैनर कहते हैं। ये पहिया है और नट के ऊपर लगा हुआ ये भाग उसका धुरा है। तो पाना की मदद से भी हम इन चीज़ों को बड़े आसानी से घुमा सकते हैं, खोल और बंद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक छोटी सी कार्य गतिविधि के द्वारा व्हील एंड एक्सिल के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। अभी हम लोगों ने व्हील एंड एक्सिल के बारे में समझा। अगली बार जब आप कभी पेचकस या पाना का उपयोग करें तो ये जरूर याद कीजिएगा कि यह एक प्रकार का सिंपल मशीन है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और हम सिंपल मशीन की बात करें जिसे हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो है चरखी प्रणाली, पुली सिस्टम। पुली सिस्टम का उपयोग बड़ा कॉमन है। आप लोग गांव में या किसी ग्रामीण इलाके में कुआं जरूर देखे होंगे और ये देखे होंगे कि उससे पानी कैसे निकाला जाता है। एक रस्सी डाली जाती है, बाल्टी में बांध के पानी निकाला जाता है। कभी आपने सोचा कि अगर उस रस्सी को कुएं की दीवार से लटकाकर खींचें और डालें तो क्या होगा? होना क्या है? होगा यह कि दीवार और रस्सी के बीच घर्षण होगी, बाल्टी और दीवार के बीच में घर्षण होगी और इनका क्षय हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको बार बार रस्सी बदलनी पड़ेगी, बार बार बाल्टी बदलनी पड़ेगी। तो अब आप क्या देखते हैं कि एक लोहे का फ्रेम या एक लकड़ी का फ्रेम लगाया जाता है और उसमें एक गोल सी चक्की लगाते हैं और उसके बीच से रस्सी को डालते हैं। होता क्या है? वो एक पुली सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि पुली सिस्टम में जब हम रस्सी के उपयोग से बल लगाते हैं, खींचते हैं, तो रस्सी जो है उस बल की दिशा को उलट देती है और उलट देने के कारण क्या होता है कि हमें कम बल में ज़्यादा भार उठाने का प्रयोजन मिल जाता है। ठीक है। तो पुलिस सिस्टम के तहत हम यहाँ पे 3 भाग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको इस श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की बस में 3 प्रकार के पुलिस सिस्टम्स को दिखाया गया है। एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है ये चीज़। पहले हम तीनों को खींचते हैं और देखते हैं कि किसमें कम और किसमें ज़्यादा बल लग रहा है। तीनों में भार समान है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं, तीनों में भार समान है। अब मैं खींच के देख रहा हूँ कि मुझे कितना बल लग रहा है। इसमें एक ही पुली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 पुली लगाई गई है, भार समान है। यहाँ पर 3 पुलियाँ लगाई गई हैं, 1 2 3। तो ये है। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि जितना बल मैं यहाँ लगा रहा हूँ उतना ही जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना ही यह भार को उठाने में मदद कर रहा है। यानी यहाँ दोनों चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये दोनों पुलिस सिस्टम मिलके हमारे प्रयास को बढ़ा देती हैं, जिससे मैं इस वजन को उठाने में मुझे आसानी होती है। तीसरा प्रयोजन में भी यही चीज़ है कि मेरे प्रयास को ये 3 पुलियाँ मिल के बढ़ा देती हैं, जिसमें मुझे और आसानी होती है उठाने में। तो एक चीज़ यहाँ और भी गौर करने की बात है कि सबसे पहले मनुष्य ने इस तरह की पुलिस सिस्टम बनाया, लेकिन समय और आवश्यकता के अनुसार उसमें उसने संवर्धन किया, बदलाव किए, और जैसे जैसे और बदलाव किए वैसे वैसे उसने सिस्टम को स्मूथ किया अपने अनुरूप। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अन्वेषण करें, कोई नई आविष्कार करें, कोई नई चीज़ बनाए, तकनीक, और उसे वहीं छोड़ दें। हमें उसको बार बार देखने की, समझने की ज़रूरत है
और उसको उस पर कुछ संवर्धन करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो वो धीरे धीरे वो तकनीक ख़त्म होती जाएगी। तो आज के इस सीरीज़ में हमने आपको दो चीज़ें बताई, व्हील एंड एक्सल और पुली सिस्टम। आपको जब भी मौका मिले अपने घरों में या किसी स्कूल के प्रोजेक्ट में इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा, आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम अपने आगे के सीरीज़ में ऐसी ही कई छोटी बड़ी मशीनों के बारे में जानकारी देंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। अब बच्चों आइए हम देखते हैं स्क्रू जैक के बारे में कि क्या होता है स्क्रू जैक और किस तरीके से काम करता है। और स्क्रू जैक के बाद हम जानेंगे पावरिंग द व्हील, यानी पहिए को गति कैसे मिलती है, उसके बारे में कुछ बातें जान लेंगे। नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के इस वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सीरीज़ जिसे हम कहते हैं वाई वी नीड मशीन्स, मशीनों की हमें क्या ज़रूरत है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी मशीनों की, सरल मशीनों की, जिनकी मदद से या तो हम किसी भारी सामान को उठा सकते हैं और किसी भारी सामान को हम तेज गति से चला सकते हैं। तो ऐसी ही दो चीज़ों की बात हम इस बार इस एपिसोड में करने जा रहे हैं। आप इस फ्रेम में मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक बस है और इस बस का भार जो है इसके चक्के के ऊपर है, चक्कों पर है। अब क्या आपको लगता है कि मानव शक्ति या मेरी शक्ति इतनी है कि मैं इस बस को उठा सकता हूँ? मुझे लगता है कि शायद 10 लोग मिलके भी उसको नहीं उठा पाए। और जैसा कि आप गैरेजों में या कहीं देखते होंगे कि जब ये टायर पंचर होती है तो इसको बाहर निकालने के लिए इसे उठाना पड़ता है। तो क्या उस समय हम 15-20 आदमी, 25 आदमी मिलके इस बस को उठाते हैं और तब हम इसका चक्का खोलते हैं? नहीं, हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास एक सरल मशीन है इसके लिए, जिसे हम कहते हैं स्क्रू जैक। स्क्रू जैक की मदद से हम किसी भी भारी सामान को बहुत आसानी से उठा सकते हैं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक स्क्रू जैक, ओरिजिनल स्क्रू जैक का कट सेक्शन मॉडल दिखा रहे हैं। इसकी पहले कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मैं इसे घुमा रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि ये ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर करने की है कि जब मैं अपना हाथ हटा देता हूँ, यानी इसे मैं नहीं घुमाता हूँ, ये अपने आप नीचे नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं सेल्फ लॉक। तो ये एक स्क्रू जैक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ एक वार्म गियर प्रणाली है। गियर के कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार वार्म गियर है। तो और दूसरा ये उसका ये स्क्रू है। इस स्क्रू जैक का मूल कार्य क्या होता है कि वह एक घूर्णन गति को, आप देखिए यहाँ पर घूर्णन गति को रेखीय गति में बदल देती है। और यहाँ पर भार बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रयास, जो बल है, वो बहुत कम लगता है। स्क्रू जैक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग लोड कैपेसिटी के होते हैं और इनका प्रयोग मूलतः जो है हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और भवन निर्माण में भी करते हैं। भवन निर्माण में खासकर जब नींव, घर की नींव देने की बात होती है या किसी फ्लोर को सपोर्ट करने की बात होती है, वहाँ पे हम स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो सिंपल मशीन हमने आपको यहाँ बताई। अब हम दूसरी बात करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि दो मशीनों की बात करेंगे। एक मशीन होगी जिससे भार उठाते, दूसरी होती जिससे हम गति देंगे। देखिए, व्हील एंड एक्सल, पहिया और धुरी तो हमने ढूंढ ली, लेकिन उसको अब गति कैसे दें? गति देने के लिए मनुष्य ने कभी बैल का इस्तेमाल किया, कभी घोड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी जो है वो इच्छा कम नहीं हुई। आज के परिदृश्य में देखिए तो हम जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम जैसे 2G में आए तो वहाँ हम संतुष्ट नहीं हुए, 3G में गए, फिर 4G में आए, 4G से भी हम संतुष्ट नहीं, 5G में। तो मनुष्य जो है घोड़ों की गति से भी वो तेज गति चाह रहा था। उसके लिए उसने प्रयास करना शुरू किया
कहते ही हैं, आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी है। आवश्यकता वही कि हमें और तेज गति चाहिए, जल्दी करना है यह प्रयास। तब मनुष्य ने काफ़ी प्रयासों के बाद, प्रोटोटाइप्स के बाद एक इंजन का आविष्कार किया। इंजन क्या है? बेसिकली वो हमें एक ताकत देती है, और ताकत देने के लिए, और उस ताकत को हम कई रूपों में यूज़ कर सकते हैं बदल बदल के। तो यहाँ पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की इस बस में हम आपको मॉडर्न इंटरनल कंबस्शन इंजन का एक कट सेक्शन मॉडल बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा रोचक तथ्य आपको बता दूं कि इस इंजन का आविष्कार लगभग 100 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज भी इस इंजन की जो तकनीक है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें क्या इसकी कार्यशैली हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि कोई भी वाहन हो, छोटा या बड़ा, जैसे मनुष्य के शरीर में दिल जो होती, हार्ट जिसे कहते हैं, वही किसी भी वाहन, किसी भी गाड़ी का ये इंजन जो है वो हार्ट होता है। तो इसमें एक स्विच का प्रावधान है। हम स्विच दबा के देखते हैं कि यह इंजन कैसे काम करता है। ओके, हो क्या रहा है इस इंटरनल कंबस्शन इंजन में, आंतरिक दहन इंजन में क्या होता है कि फ्यूल और एयर, मान लीजिए पेट्रोल या डीजल जो भी है, उसका एक हवा के साथ एक राइट मिक्सचर इस कंबस्शन चेम्बर में दिया जाता है। उसको इस पिस्टन की मदद से दबाया जाता है, कंप्रेस करते हैं इसे, और जब ये कंप्रेस मिनिमम हो जाता है, मैक्सिमम पे आ जाता है, तो इसका दहन किया जाता है। दहन करने से क्या होता है, यह गैस फैलती है और यहाँ से यह एक पिस्टन को धक्का देती है। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ दहन हुआ तो ये फैलती हुई गैस इसको धक्का दे रही है। लेकिन हमारी आवश्यकता तो थी पहिए को घुमाने की, लेकिन आप यहाँ गौर कर रहे हैं, यहाँ तो पिस्टन एक सीधी रेखा में घूम रहा है। हमारा तो काम हुआ नहीं। हमने तो एक ताकत बनाई जो फ्यूल मिक्सचर को जलाकर एक पिस्टन को सीधी रेखा में कर दिया। अब हमें फिर आवश्यकता हुई कि भाई पहिया को घुमाना है, उसे गोल घुमाना है, तो क्या करें? तब एक नई मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाई जिसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं। उसका भी एक प्रारूप यहाँ दिखाया गया है। वो क्या करता है? वो करता है कि एक रेखीय गति को, आप देख पा रहे हैं, रेखीय गति को, घूर्णन गति को वो रेखीय गति में, और इसके उल्टा रेखीय गति को घूर्णन गति में बदल देता है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बड़ा रोचक मैकेनिज्म है। इसका उपयोग कई जगह होता है। हम अपने दैनिक जीवन में, अगर आपके घर में चापाकल, हालांकि आजकल सब लोगों ने मोटर प्रणाली का इस्तेमाल कर लिया है, बिजली का स्विच दबाया, मोटर से पानी भर गई, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में घरों में चापाकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चापाकल का जो हैंडल से लेके उसका जो वाशर है जहाँ से वो पानी उठाता है, वो एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का ही प्रारूप है। तो बड़ा कॉमन सा मैकेनिज्म है, और इस प्रदर्श के माध्यम से मैंने आपको इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश की। आपको कभी अगर मौका मिले तो इन्हें किसी स्कूल के प्रोजेक्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बड़ा कॉमन मैकेनिज्म है, इसे कहीं उपयोग में लाने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले।
बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोए। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दे। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दे। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दे, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। अब जानेंगे हम डंपर ट्रक के बारे में कि डंपर ट्रक क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद हम एक्सकेवेटर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है आखिर ये एक्सकेवेटर। ऐसी कौन सी मशीन है जिसका नाम एक्सकेवेटर है और यह किस तरीके से काम करता है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों की। और इसका नाम हम लोगों ने रखा है वाई वी नीड मशीन्स, हमें मशीनों की क्या ज़रूरत है। तो इस तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भार ढोने वाले जो वाहन हैं उनकी क्या प्रारूप है, वो कैसे काम करते हैं, और उनमें भी एक खास तरह की ट्रक जिसे आप अक्सर देखते होंगे अगर आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या कहीं किसी खदान माइन एरिया के आसपास अगर आप हैं तो उन ट्रकों को देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डंपर ट्रक्स की। डंपर ट्रक क्या है? डंपर बड़ा अजीब सा नाम लगता है, इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है ट्रिपर ट्रक्स। क्या होते हैं? इसका एक छोटा सा मॉडल इस विज्ञान केंद्र की इस मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस में लगा हुआ है। आपको देख के अब समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डंपर ट्रक्स, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए हाईवेज पे कई तरह की ट्रक्स देखी होंगी। 6 चक्के वाले, 4 चक्के वाले, 10-20 चक्के वाले। हर ट्रक्स का अलग अलग प्रयोग होता है, उनका इस्तेमाल होता है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज हम इसकी बात कर रहे हैं डंपर ट्रक्स की। तो स्विच दबा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, मुझे एक बात समझ में आई। क्या आपने गौर किया कि डंपर ट्रक्स की क्या विशेषता है? अमूमन हर ट्रक की तरह जिनके पीछे एक ट्रॉली लगी होती है, कैरेज, इसमें भी एक ट्रॉली होती है जो अपने आगे की ओर से उठ जाती है। जैसे एक बार फिर से देखिए, उठ जा रही है। इस उठ जाने का एक बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? जब यह उठती है, ये उठी तो इसके अंदर भरा हुआ सामान अपने आप नीचे गिर जाता है। इससे क्या हुआ? आपको उतारने का और जो उतारने के लिए जो आप इसमें मजदूर लगाते उसका खर्च की बचत हुई, दूसरा समय की बचत हुई। तो जब आप डंपर ट्रक्स यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा कैपेसिटी में भार ले के जा सकते हैं और आपको इसके अनलोडिंग का जो खर्चा है वो बहुत कम होता है। ठीक है, एक तो ये अगर आप नॉर्मल ट्रक से इसकी तुलना करें तो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज यहाँ दिखेगी। लेकिन मेरा जो कहना है यहाँ पर कि ये इतना भार से भरा हुआ ये ट्रॉली कैसे उठ जा रहा है, कितनी ताकत लगाई जा रही है, मेरा कहना इस पर है। तो ये जो इसको उठाने और गिराने की जो क्रिया है,
इसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? ये खासकर आप बाइक्स के शॉकर्स में कई जगह आप इसका इस्तेमाल देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली जो है वो भौतिकी के एक सिद्धांत पास्कल लॉ पर आधारित है। अगर आप नहीं पढ़े हैं इसे तो आगे की विज्ञान के कक्षाओं में आप इसे पढ़ेंगे। बड़ा मज़ेदार सिद्धांत है और इसके कई जो हैं, इस पर आधारित कई तकनीक आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है पास्कल जो लॉ है उसके तहत कि अगर किसी वस्तु में कोई लिक्विड रखी हुई है और एक जगह से उस पर कहीं दबाव बनाया जाए तो यह दबाव जो है वो उस लिक्विड के सभी सतहों पर बराबर रूप से लगेगी। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा ये पिस्टन है, लिक्विड भरी हुई है, हमने यहाँ इसको प्रेस किया, ये भार जो है इस फ्लूइड के थ्रू मैग्नीफाई होके संवर्धित होके इतने बड़े एरिया पर लगा और जब इतने बड़े एरिया पर ये पुश इफेक्ट आया तो ये इतने कम वजन को बजाय इतने अधिक वजन को भी उठा सकती है। यही कॉन्सेप्ट जो है आप देखते होंगे कि जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, गाड़ियों 4 चक्कों की सर्विस सेंटर में, तो गाड़ियों को उठा के नीचे झुक के काम करते हैं मैकेनिक। ये बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। डंपर ट्रक्स भी उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये बेहतर है। अगर आपको आवश्यकता है किसी खादान में मिट्टी ढुलाई की, खादानों में जैसे मिनरल्स को ढोने का काम होता है, इनमें इन डंपर ट्रक्स, ट्रिपर ट्रक्स का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। तो इस मॉडल के जरिए मैंने आपको डंपर ट्रक की विशेषता बताने की कोशिश की। अब आगे एक दूसरे प्रदर्शन के माध्यम से मैं आपको यह बताने का कोशिश करूंगा कि इनमें सामान भरा कैसे जाता है। आपने गिराने का तो देख लिया, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड होते हैं इसमें ये कि इसमें सामान भरा कैसे जाता है, वो भी एक मशीन के थ्रू होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस प्रदर्शन में जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि डंपर ट्रक्स या किसी भी ट्रक्स में सामान भरते कैसे हैं। ट्रक देखा आपने, उसकी ट्रॉली इतनी बड़ी होती है और मान लीजिए उस पर कोई वजनदार सामान जैसे कोयला हो, मिट्टी हो, भारी सामान हो, उसे अगर पूरी तरह भरना हो तो मैं अगर एक आमतौर पर एक मोटा एक कैलकुलेशन अगर करूं, 20 मजदूर अगर मैं लगाता हूं तो तकरीबन आधे दिन का समय लेंगे वो उस ट्रॉली को पूरे भरने में। अब 20 मजदूर प्लस समय, इतना मिलाने के बाद खर्चा बहुत हो जाता है, समय भी बहुत बर्बाद होता है। इसको थोड़ा जल्दी करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक और मशीन जिसे हम कहते हैं एक्सकेवेटर। इसको बोलचाल की भाषा में हम जेसीबी भी कहते हैं, पोकलेन भी कहते हैं, अब जिस नाम से आप जानते हो उससे। यह मशीन भी बड़ी काम की मशीन है, खासकर खादान और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है उसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है। यहाँ इस विज्ञान केंद्र की इस बस में हम इसे देखते हैं स्विच दबा के कि ये कैसे काम कर रही है। आपने ध्यान दिया कि इस मशीन में मुख्यतः 2 बाहें हैं, 2 भुजाएं और एक ये इसकी ट्रॉली है, ठीक है, बकेट जिसे कहते हैं, बकेट है। इनके बीच में ये जो लगे हुए हैं ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के ही सिद्धांत पर काम करने वाले शॉकर्स हैं जो इन भुजाओं को गति देते हैं, अलग अलग तरीके से गति देते हैं, जिसकी वजह से यह काम करता है। देख रहे हैं ये बढ़ता है, यहाँ पर ये घटता है, जब ये इसकी ओर अंदर आता है तो यहाँ पर ये बढ़ जाता है और ये लेंथ भी बढ़ती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो पास्कल लॉ पर आधारित है उसी सिद्धांत पर बना हुआ ये एक्सकेवेटर या जेसीबी मशीन जो भी कहिए ये है। और इसका मुख्यतः जो काम है
वह इन मटेरियल्स को ट्रकों में भरने का काम होता है। समय की बचत होती है, मजदूरों की बचत होती है। और पास्कल लॉ एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको कि जब किसी द्रव्य पर किसी बिंदु में दाब बनाया जाता है तो वह दाब जो है उसकी सतह पर समान रूप से बंट जाता है। तो एक तरह से ये आपके फोर्स को मैग्नीफाई कर देता है। और इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करके अलग अलग संयंत्रों यंत्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं तरह की कुछ और मशीनों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं ड्राइव्स इन मशीन, यानी मशीन के चालक कौन कौन से होते हैं, मशीन किस तरीके से काम करती है उसके बारे में जानते हैं। और फिर हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। आप सभी ने ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा। हमारे घर में बिजली हमारे नजदीकी ट्रांसफार्मर से ही आती है। तो इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम होता है, यह कैसे असेंबल होता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें विज्ञान से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ों की बात हम आपसे करेंगे। हम जो सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं वो एक सवाल से शुरू होता है कि आखिर हमारे जीवन में मशीनों की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन को मशीनें कैसे प्रभावित करती हैं। आइए कुछ मॉडल्स, कुछ प्रस्तुति के माध्यम से, कुछ एग्जिबिट्स के माध्यम से हम आपको वो समझाएंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को आपसे बांटने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं? आइए सबसे पहले हम एक उदाहरण के साथ अपने इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। हम सभी ने साइकिल चलाया है और साइकिल चलाते वक्त हमें हमेशा एक चीज़ जो हमेशा प्रॉब्लम देती है, तकलीफ़ देती है कि लगातार चलाने के बाद हमारी जो चैन होती है साइकिल की वो गिर जाया करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वही चैन हमारे कितने उपयोग में आती है, किस प्रकार वो साइकिल को लगातार चलाने में हमारी मदद करती है। यानी कि वो एक तरीके का एक चालक है, एक ड्राइव है। यानी मशीन्स में बहुत तरीके की ड्राइव्स यूज़ की जाती हैं। तो वो प्रकार क्या हैं और उनकी अलग अलग उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। आइए सबसे पहले हम आपको ये एक उदाहरण दिखाना चाहेंगे। जो मैंने आपको साइकिल की बात की, तो जैसे ही मैं इसको ये मान लीजिए साइकिल का पैडल है हमारा, और जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो इसकी मदद से, ये चैन की मदद से हमारा जो साइकिल का चक्का है वो भी घूमता है और गति का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार अगर हम इस उदाहरण की बात करें, गियर ट्रेन इसे हम कहते हैं। गियर ट्रेन में आप देख सकते हैं दांतनुमा आकृति बनी हुई है और ये जो वृत्ताकार जो एक चीज़ें बनी हुई हैं इन्हें हम गियर कहते हैं। ये एक दूसरे से लगी हुई हैं और जब हम एक को घुमाते हैं तो आप देखेंगे गति का स्थानांतरण बाकी जितने भी गियर्स हैं हमारे उसमें होता है। अब इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इनका उपयोग आप बहुत सारे मशीनों में देखेंगे, लेद मशीनें हो, इंजन्स हो, या आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टावर्स में घड़ियाँ लगी होती हैं उनमें भी इस तरीके के गियर का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। आइए एक और उदाहरण आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं। आपने बेल्ट कन्वेयर का नाम शायद ना सुना हो। आपने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे सामान, भारी भारी सामान होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन वो इतने भारी होते हैं कि बहुत सारे लोगों की मदद हमें पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा हमारा खर्च भी बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन को निकालने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे या हमारे जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक ड्राइव निकाला, एक मशीन के चालक के रूप में एक बेल्ट कन्वेयर को बनाया। बेल्ट कन्वेयर क्या करती है? मान लीजिए ये जो हमारा बेल्ट कन्वेयर है इसमें एक लेदर का एक बेल्ट लगा हुआ है बेसिकली और दो पुली की मदद से जब हम इसको घुमाते हैं तो आप देखेंगे ये लगातार यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए ये मेरा लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है और अगर मैं इसे यहाँ रखूँ और जब मैं इसको घुमाता हूँ तो आप देखेंगे बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के ये यहाँ से यहाँ तक चला आता है। यानी कि हमारी ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और लेबर को कम कर देता है। और यही मशीनों का काम है, हमारी मेहनत को कम करना और हमारी क्षमता को बढ़ा देना। एक और उदाहरण स्वरूप मैं इस रोलर कन्वेयर की बात करना चाहूँगा आपसे।
बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोग जो चिप्स खाते हैं उसकी जो फैक्ट्री जहाँ पे वो बनती हैं, तो इतने सारे चिप्स के पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर का उपयोग किया जाता है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रोलर्स बने हुए हैं बहुत छोटे छोटे। जब मान लीजिए ये मेरा कोई सामान है, मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ, जब मैं इसे घुमाऊँगा तो आप देखेंगे बिना किसी बाहरी मदद के ये लगातार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। वो कैसे? इस सामान और इसकी जो सतह है नीचे की, इसके बीच में ये रोलर कन्वेयर घर्षण को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। और ये एक तरीके का ड्राइव है जो हम मशीन्स पे यूज़ करते हैं। तो आपने इन उदाहरणों के द्वारा ये समझा कि हमारे जीवन में मशीनों की कितनी उपयोगिता है और उनके अंदर किस तरीके के ड्राइव्स यानी चालक उपयोग किए जाते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा कुछ और चीज़ों की बात आपसे हम करते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें और हम ये माने कि अगर विद्युत ना हो तो आप सोचिए कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारे जीवन कैसी होगी। आपने अक्सर ये देखा होगा कि गांव के किनारे में बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे तार लगे होते हैं और उनके बीच में लोग कहते हैं कि ये देखो ये ट्रांसफार्मर है। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, हमने भी सुना है। और बचपन में ये हमेशा सोचते थे कि आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है। तो आइए आज हम आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। ट्रांसफार्मर एक तरीके का एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। आइए इसको थोड़ा और गहराई से हम समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा और देखें कि ये कैसे कार्य करता है। अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखें तो आप यह पाएंगे कि ये हमारा जो पावर प्लांट है जहाँ पे ये विद्युत बनाई जाती है, यहाँ से 12 किलो वोल्ट का एक वोल्टेज डिफरेंस ट्रांसफॉर्म किया गया, स्थानांतरित किया गया। और यहाँ पे आप एक शब्द पाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर की जब भी हम बात करते हैं उसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों कार्य कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दो कॉइल अलग अलग लगाए हुए हैं। इसे हम प्राइमरी कॉइल और इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जब हम बात स्टेप अप ट्रांसफार्मर की करते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के अंदर जो तार लपेटे होते हैं उनकी संख्या कम होती है और जो दूसरा हमारा जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें कॉपर के वायर ज़्यादा लपेटे होते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम विद्युत प्रवाहित करते हैं इसके अंदर एक विद्युत प्रवाह होती है और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के द्वारा हमने ये समझा, ये हम जानते हैं कि जब भी किसी तार के आसपास एक कोई विद्युत प्रवाहित होती है उसके अंदर तो उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस फील्ड के बनने की वजह से ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से इसके अंदर भी करंट पास होती है और पास में एक नेगेटिव फील्ड बनता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है यानी कि जो विद्युत प्रेरण की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके द्वारा इसके अंदर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज इसके अंदर आते ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो एग्जैक्टली काम है हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देना। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। यहाँ पे दो वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो करीबन 60 वोल्ट के लगभग है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो 60 से कहीं ज़्यादा है, यानी इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज की जो मान है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की करते हैं तो यहाँ पे भी दो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल अलग अलग लगे होते हैं, इनमें भी वही प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग अंतर आता है। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वोल्टेज यहाँ आता है वो ऑलरेडी हाई वोल्टेज होता है, लेकिन उतने हाई वोल्टेज को हम अपने घरों में अपने उपकरण में उपयोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पद्धति के द्वारा हमें उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो ये काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करती है। वो यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है उसको यहाँ लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और उसके बाद हम अपने घरों में इसको उपयोग कर पाते हैं। तो अगर अब हम वापस चले इस सर्किट में तो यहाँ हमारा जो 12 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ से पास हुआ वो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होकर बाहर आगे बढ़ा। यहाँ पे ट्रांसमिशन हुई, सब स्टेशन पे आके ये अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी अलग अलग दिशाओं में इसको बांट दिया गया और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको बहुत कम करके हमारे घरों में पहुंचा दिया गया, जहां से हम अपने इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेस होते हैं यानी विद्युत उपकरण होते हैं उसमें हम इस वोल्टेज डिफरेंस को यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं, वोल्टेज को यूज़ करते हैं और इसके द्वारा हम अपने उपकरणों को चलाते हैं।
इस दोनों जो हमारे प्रस्तुति हैं, जो मॉडल्स हैं, उसके द्वारा हमने मशीनों के उपयोग को और ये किस प्रकार काम करते हैं उसको समझा। और आखिर में मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर स्टब जो हमारे स्टेशन होते हैं वहाँ बनते भी हैं और हमारे घरों में बहुत दूर तक ये सप्लाई भी होते हैं। यानी अगर हम समझें तो ट्रांसफार्मर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक उपयोग है और इसके बिना शायद हम अपने आज के जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों प्रस्तुति आप समझ पाए होंगे और आप ज़रूर इन दोनों आइडियाज़ को अपने किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर उपयोग करें और इससे और सीख लेने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब बच्चों हम जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर का नाम तो सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा ही। तो आइए आज जानते हैं कि यह मोटर काम कैसे करता है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जानेंगे। जनरेटर भी सबने देखा होगा, जब हमारे घर पे बिजली कटती है तो हम जनरेटर से बिजली सप्लाई करते हैं। तो अब यह जनरेटर कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम आज जान लेते हैं। नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं मशीनों के बारे में कुछ और विषयों पर चर्चा करने के लिए। मशीन, जिसको हमने पहले ही परिभाषित किया था, हमारे काम को आसान बनाना और हमारे समय को कम करना, यानी एफिशिएंसी को बढ़ाना और समय को कम करना, मुख्यतः यही मशीन का कार्य होता है। आज इसी दिशा में हम आपके समक्ष दो मशीनों की बात करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा और उन्हें बहुत उपयोग भी किया होगा। जी, आज मैं आपसे मोटर और जनरेटर इन दोनों की बात करूंगा। नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। आइए सबसे पहले हम आपसे इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। मोटर की जब हम पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करें, उससे पहले मोटर का मुख्यतः कार्य क्या होता है वो हमें ज़रूर समझना होगा। मोटर सबसे जो ज़रूरी काम होता है मोटर का, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। सबसे महत्वपूर्ण काम, इनफैक्ट सबसे जो मेजर वर्क होता है मोटर का, वो यही होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। इसके लिए हमारे पास एक प्रदर्शनी है, एक एग्जिबिट है, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको एक आर्मेचर यहाँ दिखाई दे रहा होगा और एक बटन है, एक स्विच है हमारे पास, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो क्या होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बटन को दबाया ये बहुत तेज़ी के साथ घूमना शुरू हो गया। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि इस बटन के साथ इसका क्या जो रिलेशन है वो क्या है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, फेराइट मैग्नेट रखा हुआ है और ये बताया जाता है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग मटेरियल को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। देखिए एक मैग्नेटिक, चूँकि एक चुंबक है तो इसमें मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकल रही होंगी और ये जो हमारा कॉपर का तार है ये कंडक्टिंग मटेरियल है। जब हमने इसमें बटन को दबाया, यानी हम इसमें करंट सप्लाई दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इसके ऊपर एक बल लग रहा है जिसे हम आघूर्णन बल या टॉर्क कहते हैं। अब हम ये कैसे समझेंगे कि बल की दिशा किस साइड में होगी, किस दिशा में वो बल लग रहा है। इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो रूल है उसका उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल क्या बताता है, अगर हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ लें, ये जो हमारी उंगली है ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बताती है। ये जो हमारा बीच वाला उंगली है ये करंट की दिशा को बताता है और ये जो हमारा थंब है ये बताता है कि बल किधर लग रहा होगा। आइए इसे और डिटेल में समझने के लिए हम आपको यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसके द्वारा हम आपको ये समझाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते होंगे चुंबक हमने रखे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसका दो अलग अलग हमने डिफाइन किया है। आपको ये जानना होगा, या आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कि कंडक्टिंग मटेरियल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया हुआ है। मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ हमें बढ़ रही है। तो मान लीजिए ये हमारी उंगली है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब हमने, चूंकि हमारा करंट अंदर की तरफ है तो हमने अपने हाथ को मोड़ लिया, ये हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये हमारा करंट, तो हमारा बल जो है वो नीचे की तरफ लगेगा।
लेकिन जब इसके दूसरे साइड की जब हम बात करते हैं तो करंट बाहर की तरफ आ रही है, ये हमारा करंट की दिशा बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो नॉर्थ से साउथ ही जाएंगी, यानी इस दिशा में जाएंगी, यानी बल ऊपर की तरफ लगेगा। यानी इसके एक साइड में बल नीचे की तरफ और एक साइड में बल ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी एक टॉर्क क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये घूमना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर संरचनाओं में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि फ्रेम तो हमारा पूरा बना ही होता है, एक शाफ्ट होता है, इसके अलावा बियरिंग्स, आर्मेचर तो हमने आपको यहाँ दिखाया, कम्यूटेटर, स्टेटर, बहुत तरीके की चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से काम करता है। इसके बारे में आप डिटेल में और अपनी उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन अब चूंकि हमने इसके कार्य प्रणाली को समझ लिया है, हमें ये समझना होगा कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। मोटर देखिए, आपने अपने पंखों में इसका उपयोग देखा होगा, आप घर में जब पानी वाला जो पंप आप यूज़ करते हैं उसमें आपने मोटर का प्रयोग देखा होगा। खिलौनों में आपने इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा देखा होगा। आप देखेंगे जब भी कोई छोटा हेलीकॉप्टर होता है खिलौनों का, उसमें एक बैटरी लगी होती है और उसके अंदर एक मोटर होता है जो घूमता है। जब भी हम बैटरी को उस मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इसी प्रक्रिया द्वारा चेंज करता है और जिसकी वजह से वो जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर उठने लगता है। तो हमने व्याप्त रूप में, बहुत व्यापक रूप पे इस मोटर के उपयोग को देखा है और इसके द्वारा हमने आपको इसकी कार्य प्रणाली को समझाने की कोशिश की है। आइए अब दूसरी ओर चलते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझते हैं। जनरेटर का कार्य क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक वैज्ञानिक की चर्चा यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना बहुत मुश्किल था। माइकल फैराडे, जिन्होंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रोल दिया था, उन्होंने बहुत साधारण सी बात कही, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको डायग्रामेटिकली डायरेक्टली समझाते हैं क्या होगा। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाते हैं तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चुंबक हमने लगाए हैं और यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है कॉपर का, देख सकते हैं कॉपर का तार है। तो अब इसमें हम इसको मैकेनिकली घुमाएंगे। देखिए आपको ये ज़रूर समझना होगा जनरेटर करता क्या है। जनरेटर का क्या कार्य है, सबसे प्रमुख कार्य है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, यानी वो मोटर के विपरीत कार्य करता है। अब आइए हम इसके द्वारा, इस प्रदर्शनी के द्वारा आपको ये समझाते हैं। इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसको देखने के लिए हमने एक यहाँ मिली एमीटर का यूज़ किया है। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको मैकेनिकल यानी अपने हाथ से इसको घुमाऊंगा तो क्या इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस होता है इस कॉपर के तार के अंदर, और इसके 2 सिरों को हमने इसके साथ जोड़ दिया है। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ इसके अंदर फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रही है, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम इस कंडक्टिंग मटेरियल को घुमा रहे हैं तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट को रखकर कंडक्टिंग मटेरियल को घुमाएं तो ही इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कंडक्टिंग मटेरियल को स्थिर कर दिया, एक जगह रख दिया और फिर आपने उसके अंदर चुंबक को घुमाया तो भी ये कार्य करेगा। ये दोनों ही केसेस में ये सेम तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। अब इसको भी समझने के लिए हमने यहाँ एक मिली एमीटर लगा दिया है। आइए अब इसको मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या इस कॉपर वायर के अंदर करंट बन सकता है या नहीं। आइए देखते हैं। देखिएगा, अब मैं जब इसको यहाँ घुमा रहा हूँ तो आप इसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप मिली एमीटर को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन इसके अंदर एक कॉपर वायर के अंदर एक करंट बन रही है, एक करंट इंड्यूस हो रही है। तो इन दोनों कार्य प्रणाली को आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक जनरेटर कार्य करता है। अब जनरेटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा किसी भी शादी में या बर्थडे पार्टी में जनरली हम देखते हैं कि जब भी लाइन, खासकर गाँव में, ग्राम के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में लाइन जब भी कट जाती है तो वहाँ जनरेटर की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि आप वहाँ जाएं, उसको बहुत तेज़ी से घुमाएं और वो लाइट की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस हो जाएगी, जलने लगेगी। और हमने ये देखा भी है कि जब भी हम उसको हाथ से बहुत तेज़ी के साथ उसके हैंड को घुमाते हैं, यानी मैकेनिकल एक फोर्स देते हैं, तो वो उसके अंदर बहुत सारी सिस्टम के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है, वो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है और सप्लाई जो है हमारी जारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि यहाँ पर भी जो बल की दिशा है वो हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल का उपयोग हम करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल हमें क्या बताता है? अगर हम अपने हाथ को ऐसे कर लें,
तीनों को परपेंडिकुलर रखें तो हमारा ये जो उंगली है, जो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, वो हमारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बताती है। ये हमारे करंट की दिशा है और ये हमारा बल है। आइए एक यहाँ स्ट्रक्चर के द्वारा, ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है, इसके द्वारा मैं आपको इसके दिशा को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा जो मैकेनिकली जिसको हम घुमा रहे थे, हमारा जो करंट कंडक्टिंग मटेरियल है, अब मान लीजिए हम इसको घुमा रहे हैं और हमारा जो बल है, हमारा जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, वो तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो करंट है वो अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये हमारा करंट अंदर की तरफ बन रही है, यानी जो हमारा बल है वो ऊपर की तरफ था। इसी के विपरीत अगर हम बात करें, करंट हमारा अगर बाहर की तरफ आ रही है, ये हमारे करंट की दिशा है, ये हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो ये जो उंगली है ये हमारी बल की दिशा को बता रही है। तो यानी कि हमारा बल जब ऊपर लग रहा है तो करंट अंदर की तरफ, और जब हमारा बल नीचे की तरफ लग रहा है तो करंट बाहर की तरफ बन रही है। इस प्रकार इस प्रोसेस के द्वारा इसके अंदर यानी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर करंट इंड्यूस होता है और हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्शन को करते हैं। तो इन दोनों मॉडल्स के माध्यम से हमने मोटर और जनरेटर को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। स्कूल में जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं या कोई भी आने वाले समय में जो आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, इसमें इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस आशा के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।